गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और वो नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे। आपने एक पॉइंट चार्ज के लिए भी पोटेंशियल निकाली और आपने एक डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे यहां, लेकिन ना एक चार्ज के कारण ना दो चार्ज के कारण, यहां नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे और उन सब पॉइंट चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे? ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ चार्जेस के कारण एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। वैसे ही यहां हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। अब इसमें आपने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रखी है और उसकी वैल्यू है फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय V इक्वल्स टू, हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक r डिस्टेंस पे, तो हमने वहां एक्सप्रेशन निकाली थी 1/4πε0 Q/r। ये पॉइंट चार्ज Q है जिसके कारण हमने इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली थी। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। अब यहां एक पॉइंट चार्ज नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हैं। सो यहां पे सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। एक पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। सो यहां पे मान लो कि एक पॉइंट P है यहां, इस पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पे या यहां एक चार्ज रखा है Q1, यहां एक चार्ज रखा है Q2, यहां चार्ज रखा है Q3, यहां एक चार्ज रखा है Q4। इतने ही चार चार्जेस आप मान लीजिए, ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास। इन 4 चार्जेस के कारण, इन 4 पॉइंट चार्जेस के कारण हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें वो चार्ज चाहिए और वो चार्ज और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस चाहिए। हमें चार्ज तो पता है, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और चार्ज के बीच की डिस्टेंस और निकाल लें, तो यहां ये डिस्टेंस आएगी और इस डिस्टेंस का नाम दे दो R1P, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू P। तो ये जो डिस्टेंस आई इसका नाम दिया R1P। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P, दिस इज दिस डिस्टेंस, एंड इसको हम बोलेंगे R2P। सिमिलरली पॉइंट P और Q3 चार्ज के बीच जो डिस्टेंस आई, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे R3P। और उसी तरह से इस फोर्थ पॉइंट चार्ज और P के बीच जो डिस्टेंस आई उसको हम नाम देंगे R4P।
अब हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं, सब पॉइंट चार्जेस और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस भी है, तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला लगाना है और सब पॉइंट चार्जेस के लिए ये अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम सब पोटेंशियल को बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट चार्ज और फॉर चार्ज Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगी उसको हमने नाम दिया V1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन R1P। तो आप लिखिए R1P। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई है फर्स्ट चार्ज के कारण। ध्यान रखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और मैग्नीट्यूड हमारा रहेगा इतना। अब फॉर चार्ज Q2, फॉर चार्ज Q2 V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P and it's equal to R2P. Similarly for charge Q3 and Q4, और यहां तो हमने सिर्फ 4 चार्जेस लिए हैं, अगर और भी चार्जेस होते तो भी हम वही करते। यहां V3 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q3 अपॉन R3P। सो ये R3P। सिमिलरली V4 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q4 अपॉन R4P। ये हमने फोर्थ चार्ज की पोटेंशियल, ये थर्ड चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज। अगर वैसे ही nth चार्ज के लिए निकालते तो हमारे पास क्या आता, तो हम बोलते पोटेंशियल ऑफ nth चार्ज इक्वल्स टू 1/4πε0 और Qn, फर्स्ट चार्ज था तो उसकी वैल्यू Q1, सेकंड की Q2, थर्ड की Q3 एंड फोर्थ की Q4, तो nth की कितनी आएगी Qn। सो Qn अपॉन डिस्टेंस फर्स्ट की थी R1P, सेकंड की R2P, थर्ड की R3P एंड फोर्थ की R4P। अगर nth की आएगी तो क्या आएगी RNP। इस तरह से nth चार्जेस के कारण भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई है। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल एट P बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, it will be equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 एंड अप टू, अगर nth है तो nth चार्ज तक। अब इन सबको आप लिखिए और ऐड कर दीजिए। यहां सब में 1/4πε0 1/4πε0 nth चार्ज तक ये कॉमन रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर लिख दूं 1/4πε0 और फर्स्ट चार्ज के लिए आएगा Q1 R1P, सेकंड के लिए Q2 R2P एंड अप टू सो ऑन, nth के लिए आएगा Qn RNP।
दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज। यहां मैं nth चार्ज भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, यह है आपका Qn और इसकी डिस्टेंस आएगी Rnp। तो हमने nth चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दी है एक पॉइंट P पे। यह था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब इसमें आप यहां तो हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे तो पोटेंशियल ऐसे निकाल दी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसे ही हमने निकाली थी, बस वहां डिफरेंस ये था कि यहां R1P है, वहां R1P का स्क्वायर होता, यहां R2P है यहां और वहां R2P का स्क्वायर होता, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो पोटेंशियल कैसे निकालते? आपने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, मतलब पहले एक स्मॉल चार्ज लेंगे, फिर टोटल चार्ज के कारण निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेम वही प्रोसेस हमें यहां यूज करना है, एक ही डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या है कि वहां डिस्टेंस का स्क्वायर था, यहां डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है। उसके अलावा एज इट इज वही प्रोसेस चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए भी बिल्कुल हमने ऐसा ही किया था। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए भी आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस करिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने किया था। अब यहां पे आप देखिए एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल के ऊपर, स्फेरिकल सेल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सॉलिड स्फीयर है, ये स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब इस पे जो चार्ज मिलेगा वो केवल और केवल सरफेस पे मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से ये खाली है। तो इसकी सरफेस पे हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। तो इस Q चार्ज के कारण आप पोटेंशियल निकालिए कितनी आएगी। मान लो कि ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से जो इसकी रेडियस है, मतलब वो रेडियस आप मान लो R। तो यहां पे ये एक स्फेरिकल सेल है, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल। Let us consider spherical cell. Spherical cell of radius R, and let Q be charge distributed on its surface. इसकी सरफेस पे Q चार्ज, लेट Q बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया है। तो इस Q चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल निकालनी है। दो रीजन में हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पहली कंडीशन है कि पोटेंशियल एट पॉइंट एट डिस्टेंस R, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, एंड दिस स्मॉल r मींस दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। मतलब इस रेडियस से बड़ी है ये डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे, जिस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उस पे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस बड़ी है तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल होगा, और आउटसाइड द स्फेरिकल सेल होगा और ये रेडियस से बहुत बड़ा है। तो यहां पे हम जब पोटेंशियल निकालेंगे
हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था इस तरह से, ये पॉजिटिवली चार्ज जब ऐसी कंडीशन करेंगे तब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। और अगर सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है तो चार्ज हो गया यहां, और इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है r, ये स्मॉल r डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड सेंटर के बीच। तो यही चार्ज और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस हो गई, क्योंकि चार्ज हमने यहां कॉन्सेंट्रेट मान लिया। अब आपको चार्ज पता है, चार्ज और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस भी पता है, r डिस्टेंस है। तो आप पोटेंशियल निकालेंगे v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, और यहां पे आएगा q अपॉन r। दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ध्यान रखिए कि यहां हमने इस q चार्ज को इस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लिया है। किस कंडीशन में? जब ये बहुत ज्यादा दूर हो तब हमने इसको कॉन्सेंट्रेट यहां मान लिया है। अब उसके बाद जैसे जैसे हम इस पॉइंट को यहां लेकर यहां से घटाते हुए इस तरफ और यहां बढ़ते हुए आएंगे और इस सरफेस पे आ गए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो r है वो यहां आते ही अगर पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन यहां आ गया तो क्या यहां से लेकर यहां तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं है? तो यहां हम लिखेंगे एट सरफेस पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R। ये आपके पास पोटेंशियल आई है सरफेस पे। लेकिन अगर बात करें इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल तो क्या होगा? इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल, अब इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल जब हम आएंगे तो वहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू 0 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ये Q चार्ज है, इसकी वैल्यू है +1 कूलाम। इस +1 कूलाम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो भी 0। अगर फोर्स 0 तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन भी 0। इसका मतलब यहां जो वर्क डन आया है वो वर्क डन 0। इट मींस वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैं यहां से और यहां के बीच में, यहां से यहां तक एक पॉइंट चार्ज को लेके आना चाहूं तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, A से B तक लाया तो वर्क डन आया WAB और इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल्स टू 0। इट मींस VB इक्वल्स टू VA। यहां इस स्फेरिकल सेल के अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा कहीं भी, हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करने की जरूरत ही नहीं, और किसी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा तो वहां पे जो वर्क था वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है क्योंकि हमने वहां कुछ वर्क डन किया ही नहीं। वर्क डन कितना आया? 0। तो इस कंडीशन में आपकी पोटेंशियल जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम है,
जिस कारण से हमने यहां कुछ भी वर्क नहीं किया है। ये इनसाइड दी स्फेरिकल सेल में जो वर्क डन आया वो हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस सरफेस से अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज लेके आऊं तो यहां भी हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड में फोर्स 0 है। तो यहां पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसका मतलब वर्क डन 0। वर्क डन 0 इसका मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है, सरफेस की तो हमने निकाली ही है, तो इतनी है। तो इस सरफेस पे भी उतनी ही होगी, इस पॉइंट पे भी उतनी ही है जितनी इस सरफेस पे है। तो यहां पे इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R। मतलब सरफेस और इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगी आपकी। यही कारण है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, तो वहां पे डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी कितना आया 0। या इससे देख लो, वर्क डन 0, तो यहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, बराबर आएगा। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और ये पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखें जो कि आपके एनसीईआरटी का है, सो उसमें आप देखिए। एनसीईआरटी की बुक है आपकी, इसमें एग्जाम्पल है 2.2, और इस 2.2 एग्जाम्पल में कहता है एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल है 2.2। स्टेटमेंट है टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, सेकेंड चार्ज की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो बनेगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये कंडीशन दे रखी है। कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। मान लो कि ये एक लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों चार्जेस की, ये Q1 ये Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी, किस पॉइंट पे, किस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलेगा। वैसे ही करना है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कराया था कि दो चार्जेस के बीच कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 पूछी है उसने। तो ये चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻2 और ये है -2 इंटू 10⁻⁻8। दोनों में बड़ा चार्ज कौन सा है, 3, छोटा है 2। तो जो छोटा चार्ज रहेगा उस चार्ज की तरफ, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल पूछी हो, उस चार्ज की तरफ, स्मॉल चार्ज की तरफ एक पॉइंट पे पोटेंशियल और फील्ड 0 मिलेंगे। वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब जो छोटा चार्ज है उससे कम डिस्टेंस पे मिलेगा और बड़ा जो चार्ज है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे मिलेगा। तो यहां इस स्मॉल चार्ज Q2 से आपने यहां एक पॉइंट मान लिया और कह दिया कि इस पॉइंट P पे पोटेंशियल 0 है, इसकी डिस्टेंस है x, अज्यूम कर लो x है इससे, इससे कितनी आएगी, बच गई है 15 इंटू 10⁻⁻2 माइनस x। ये आपके पास आ गया है। अब यहां पे
ये जो x है, ये x भी आपने सेंटीमीटर में लिया, तो x सेंटीमीटर में लोगे तो ये भी बनेगा x इंटू 10⁻⁻², और ये भी बनेगा 10⁻⁻²। इसमें आपको इजी रहेगा सोल्व करना। अब आप मान लो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, मतलब फर्स्ट पोटेंशियल प्लस सेकंड पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। यहां पे आपको अब सिर्फ V1 और V2 की वैल्यू पुट करनी है। V1 ये होती है पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन आएगी 15 इंटू 10⁻⁻2 और साथ में -x इंटू 10⁻²। ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद यहां पे बनेगी -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2, और ये आपके पास आपने इस V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दी है। जब आप इसको सोल्व कराओगे तो आपके पास ये 0 के बराबर, ये क्वांटिटी तो 0 होगी, तो इसको 0 कर दो। 10⁻⁻8 और 10⁻, ये है, यहां से भी 10⁻⁻2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 10⁻2 कॉमन, और यहां से 10⁻8 कॉमन। तो जो चीज कॉमन आएगी उसको इस तरफ ले जाके 0 कर दो। ऊपर बचेगा 3/15 x -2/x इक्वल्स टू 0। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा 3x, इसको इस तरफ लाओगे, ये 0 था, 0 के इस तरफ इस टर्म को लेके जाओगे तो ये बनेगी 3/15 x इक्वल्स टू 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आएगा 3x इक्वल्स टू 30 - 2x। इसको सोल्व करोगे, माइनस का इस तरफ है, इधर आएगा तो प्लस बनेगा, 3x + 2x 5x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 6 मीटर। x हम यहां से लेके चले थे, उसको आप सेंटीमीटर में ही मान लो। इफ x इज इन सेंटीमीटर, इफ x इज इन सेंटीमीटर, तो यहां x इक्वल्स टू बनेगा 6 सेंटीमीटर। सो यहां पे जो x आया है वो 6 सेंटीमीटर आया है, यहां से Q2 से लेकर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आई 6 सेंटीमीटर। तो वो जो पॉइंट P था जिस पे पोटेंशियल 0 थी, वो Q2 चार्ज से तो है 6 सेंटीमीटर, लेकिन अगर Q1 चार्ज से पूछे तो ये बनेगा फ्रॉम Q1 x इक्वल्स टू, और डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P इज, टोटल थी 15 सेंटीमीटर, जिसमें से 6 सेंटीमीटर माइनस कर दो, बनेगी 9 सेंटीमीटर, इज 9 सेंटीमीटर। ये था कि आपका दो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो इसके इनसाइड में भी 0 हो सकती है, और उसकी वैल्यू थी यहां। आउटसाइड में कहां 0 होगी वो भी कर रखा है, वो आपको खुद करना है कि इन दोनों के बीच में तो है ही 0, इन दोनों से बाहर भी 0 हो सकती है पोटेंशियल। वो पोटेंशियल बाहर 0 कहां होगी वो आपको करना है। अब है आप हमारा टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इक्वी पोटेंशियल
सरफेस। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल आपने पढ़ी रखी है। तो एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, तो हम उस सरफेस का नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो इट इज द सरफेस, it is the surface at which every point has same potential। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो हम उसका नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कंडीशन यह है कि इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जब हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, किस पे? इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो हमें वहां कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकंड माइनस फर्स्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस तो उस सरफेस पे बराबर है, जीरो है, क्योंकि जितनी पोटेंशियल सेकंड पे उतनी ही फर्स्ट पे, तभी तो एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो ये वर्क डन भी जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब ये सरफेस होती कैसी है, क्या इनकी शेप होती है, वो हमें देखना है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कराई थी अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वैसे ही हम यहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कराएंगे। सो फॉर पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण, और वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल होती है 1/4πε0 Q/R। मान लो कि यहां एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे यहां आप पोटेंशियल निकालना चाहें तो यहां जो पोटेंशियल आई R डिस्टेंस पे वो इतनी आई। इसी पॉइंट से इस तरफ अगर R डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहें तो चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो पोटेंशियल इतनी ही आएगी। यहां इस चार्ज Q से इतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ आप, मतलब R ही डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहे तो भी इतनी ही आएगी। इस तरफ निकालना चाहें जो कि R डिस्टेंस पे ही है ये पॉइंट भी, तो यहां भी पोटेंशियल उतनी ही आएगी। इन सब पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रीजन बनेगा। और ये पॉइंट तो अभी हमने सिर्फ यहां लिए हैं, 3D में लेते तो बाहर की तरफ भी R डिस्टेंस और अंदर की तरफ भी R डिस्टेंस, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस चार्ज Q से R है सेम मिलेगी। तो यहां हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस आ गई है, और वो स्फेरिकल सरफेस की हर पॉइंट जो स्फेरिकल सरफेस पे है वो सेम डिस्टेंस पे है इस चार्ज Q से, तो सेम पोटेंशियल मिलेगी हर पॉइंट पे। उस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल मिलेगी। तो स्फेरिकल सरफेस पे, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पे अगर मैं यहां से यहां तक कोई चार्ज लेके जाऊं तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम, तो वर्क डन जीरो। दूसरा, इस वर्क डन को जीरो हम एक और तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए, ये तो हो गई है एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर 2R की डिस्टेंस पे लेते, ये तो है R डिस्टेंस, अगर 2R की डिस्टेंस पे लेते तो आती ये, 3R पे लेते तो ऐसे ही, मतलब स्फेरिकल सरफेसेस आएंगी एक पॉइंट चार्ज के कारण, और वो स्फेरिकल सरफेस बनेगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब यहां जो वर्क डन हमने जीरो किया वो तो पोटेंशियल डिफरेंस से जीरो किया। वर्क डन हम एक और तरीके से जीरो कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। पॉइंट चार्ज के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कराई है,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड मिलेंगी कि नहीं? कुछ इस तरह से रेडियली आउटवर्ड मिलेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये आई है, आउटवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? एक पॉजिटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, अगर यहां एक पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पॉजिटिव चार्ज Q1 पे ये प्लस Q बाहर की तरफ ही फोर्स लगाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड और फोर्स भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वो भी आउटसाइड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मान लो कि मैं यहां से इस सरफेस से, इस पॉइंट से सरफेस के और इस पॉइंट तक मैं +1 कूलम्ब चार्ज को मूव करना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक। यहां से मैंने +1 कूलम्ब चार्ज उठाया और यहां रखना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दो डी एस नाम दे दो। अब यहां इस ds डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स इनटू ds। फोर्स तो है आउटवर्ड और ये है अपवर्ड, मतलब फोर्स इस पॉइंट में देखिए, ये तो x एक्सिस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में, दोनों में एंगल कितना? 90। cos 90 कितना बनेगा? 0। तो cos 90 0, तो वर्क डन भी कितना आया? 0। और वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन अगर 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। इसका मतलब V2 इक्वल्स टू V1। ये ध्यान रखिए, ये जो स्फेरिकल सरफेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तो फोर्स भी परपेंडिकुलर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, यहां मान लो ये भी एंगल 90, यहां मान लो ये भी एंगल 90, यहां मान लो ये भी एंगल 90, तो यहां इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 बन रहा है, तो वर्क डन 0। वर्क डन 0, तो यहां पे जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 तो यहां हमें हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल मिलेगी। इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस आई स्फेरिकल। अब यहां हमने ये कह दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ऐसा क्यों है? अगर हम ये कंपोनेंट मान लें, मतलब अभी तो हमने सिर्फ ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट माना है, चलो बाई चांस मान लें कि परपेंडिकुलर के साथ साथ ये होरिजेंटल, ये कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये भी होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम ये क्यों नहीं मान रहे हैं? ये हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ये एक ऐसी सरफेस है इक्विपोटेंशियल जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, तो वर्क डन 0 मिलेगा इस कंडीशन से। लेकिन अगर हम यहां टेंजेंशियल कंपोनेंट मान लें और अब की बार हम वर्क डन निकालें, तो इस केस में वर्क डन 0 नहीं आएगा, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और हम डिस्प्लेसमेंट भी कराना चाहते हैं ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, दोनों में एंगल 0, तो cos 0 1 बनेगा, ये वर्क डन नॉन जीरो रहेगा। और वर्क डन नॉन जीरो, इसका मतलब ये V2 माइनस V1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब V2 नॉट इक्वल्स टू V1। और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल बनी ही नहीं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब कुछ और
इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करें। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहता हूं, तो जितनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट से मैं यहां एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दूं, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, ये सरफेस है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये और जो ये सरफेस आई है, ये सरफेस आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहां पे दोनों में एंगल 0। तो इस सरफेस पे जब आप कोई भी वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, तो जो सरफेस आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी, वो एक प्लेन सरफेस आएगी और वो प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां एक सरफेस मान लो, ये सरफेस परपेंडिकुलर है। कैसे है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में है तो जो पोटेंशियल सरफेस होगी वो वाई और जेड में होगी। अगर ये ई एक्स है तो ये सरफेस होगी वाई जेड प्लेन में, और एक्स वाई जेड में एंगल 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस में एंगल भी 90। ये भी किस में मिलेगा? वाई जेड प्लेन में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन होंगी, प्लेन सरफेसेस होंगी। अब निकालें, अगर डाइपोल है आपके पास, फोर डाइपोल, तो उस डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएंगी? आपने वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कराई थी, ये है माइनस, ये है प्लस। तो वहां पे आपने कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो प्लस टू माइनस, कुछ ऐसे था। अब अगर हम पोटेंशियल सरफेस देखें इस प्लस और माइनस के लिए तो वो कैसी आएंगी? ये है माइनस और ये है प्लस। यहां जो पोटेंशियल सरफेस आएगी, देखिए ये माइनस भी पॉइंट चार्ज, ये प्लस भी पॉइंट चार्ज, बस कंडीशन ये है कि यहां 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहले पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाली रखी है स्फेरिकल थी, तो इन दोनों के लिए भी स्फेरिकल ही आएगी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन उसमें थोड़ा सा डेविएशन ये होगा कि यहां पे ये स्फेरिकल सरफेस ऐसी कंडीशन है, इसमें जब आप ड्रॉ करोगे तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। अब इसमें यह मत सोचना आप कि यहां पे इस रीजन में तो ये जो है एक पोटेंशियल सरफेस, दूसरी इक्विपोटेंशियल, थर्ड इक्विपोटेंशियल, फोर्थ इक्विपोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल सरफेसेस आई उनमें देखिए सेपरेशन कम है, लेकिन इस तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थी उनमें सेपरेशन ज्यादा है और इसमें भी सेपरेशन ज्यादा। इसका ये मत सोचना कि ये वैसे ही ड्रॉ कर दिए, गलती से हो गए हैं, डायग्राम ऐसे है, ये ऐसे ही आएंगे। जहां पे आप देखिए इस प्लस और माइनस में इस पूरे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा? बीच में ही होगा। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां पे उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक रहेंगी, एक दूसरे के क्लोज रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सो सरफेसेस आर
क्लोज ईच अदर। सो यहां पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे सरफेसेस आपस में एक दूसरे के नजदीक, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इस आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, तो सरफेसेस के बीच सेपरेशन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ये था जब आपके पास दो अपोजिट चार्जेस हो, एक प्लस और एक माइनस। अगर सेम साइन के चार्जेस हों फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, तो वहां क्या होगा। मान लो यहां एक प्लस चार्ज है, यहां एक दूसरा प्लस चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, तो बस ये याद रखिए कि पॉइंट चार्ज है तो रहेगी तो स्फेरिकल ही सेफ, लेकिन जैसे यहां थोड़ा डेविएशन आ गया था, ये फर्क आ गया था सेपरेशन का, यहां भी बस वो सेपरेशन का ही फर्क आएगा, बाकी रहेंगी स्फेरिकल। अब सेपरेशन का क्या फर्क आएगा, जब दो अपोजिट चार्जेस थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है इनसाइड में, दोनों के बीच में, और मिनिमम होता है आउटसाइड में। जब दो सेम साइन के चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा बीच में, ई मिनिमम इनके बीच में, और आउटसाइड में होगा ई मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से दूर भगाएंगे। और वो आप एक बार चेक कर लेना कि हमने कैसे दो सेम साइन के चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। आप पाएंगे कि बीच वाले रीजन में हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ ही नहीं की, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और आउटसाइड में, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम और आउटसाइड में मैक्सिमम। तो यहां जब मिनिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां जो सरफेसेस आएंगी उनके बीच में यहां तो गैप रहेगा ज्यादा, कुछ ऐसे रहेगा। आप देखिए बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो सेपरेशन भी ज्यादा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा तो सेपरेशन कम, इसके लिए भी यही रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशन आएगी और इसमें भी ऐसे ही आएगी। ये थी जब दो प्लस पॉइंट चार्जेस हो, मतलब सेम साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सरफेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसी ही आएंगी। बस प्लस और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदलती है। प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड, माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड, ये डिफरेंस आता, अदरवाइज बाकी सेम है। ये आपके पास हमने डाइपोल के लिए, दो सेम साइन के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक सिंपली पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की हैं। सो इसको आप पढ़िए, और ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।